बहुत सी ऐसी विभूतियां हैं जिनसे हम प्रभावित तो होते हैं, लेकिन अपने जीवन काल में उनसे साक्षात्कार का मौका हमें बहुत कम मिल पाता है। उनके बारे में जो भी हमारी जानकारी होती है वो हम अपने कल्पना के आधार पर या सुनी सुनाई बातों के आधार पर निर्धारित कर लेते हैं। हम सच में ये समझते हैं कि हम उन्हें जानते हैं, लेकिन हकीकत में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। यही दुनिया की रीत भी है। एक ऐसी विभूति है जो पिछले 45 वर्षों से हमारे दिलो दिमाग पर बुरी तरह से छाई रही हैं। अपने शब्दों के मायाजाल से न सिर्फ उन्होंने हमें प्रभावित किया है, बल्कि इस तरह जकड़ा है कि हम उनके साथ हंसे हैं, रोए हैं, उदास हुए हैं, खिलखिलाए हैं, चहके हैं। जी हाँ, मेरा इशारा कोकिला कंठी आशा भोसले जी की तरफ है, जो आज सौभाग्यवश हमारे स्टूडियोज में पधारी हैं हमसे बातचीत करने के लिए। आज जब आशा जी से साक्षात्कार का मौका मिला है और हमारे बीच हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे हैं जो कि आशा जी से बातचीत करेंगे, आशा जी की ज़ुबानी उनके संघर्ष की कहानी और आज जब वो सफलता की चरम सीमा पर हैं वो कैसा महसूस करती हैं, उनकी दिनचर्या क्या है, ये हम उनकी ज़ुबानी आज सुनेंगे। आशा जी, मैं सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आज 45 वर्ष की अथक साधना के बाद आप जिस मुकाम पर पहुंची हैं, मैं समझता हूं कि उसके बाद आप संतोष से अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देख सकती हैं। इस पीछे मुड़ने की प्रक्रिया में जब आप अपने जीवन पर एक नज़र डालती हैं तो कौन सी ऐसी भावना है जो सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आती है? बड़ा मुश्किल है ये सब कहना, क्योंकि 45 साल बहुत होते हैं और अगर थोड़ी सी बात हो तो इंसान मतलब सोच ले और कुछ अपना इसका निर्णय करे। इतनी बातें हो चुकी हैं लाइफ में, उतार चढ़ाव सब देखते हुए अब एक हंसी और मजाक सा लगता है, क्योंकि आदमी अगर उसमें फंस जाए और सफलता ना मिले तो वो रोता रहता है। सफलता मिलने के बाद वो जो चीज़ें, जो दुख हमने उठाए हैं वो अभी अच्छे लगते हैं कि वाह हमने दुख क्या सहे हैं और यहाँ पहुँचे हैं। सफलता मिली इसलिए अब इससे भी दूर निकल गई हूँ। जैसे 7वें मंजिल से सड़क को हम देखते हैं और कैसा सोचते हैं दूर से सब देख सकते हैं, इसी तरह मैं दूर से अभी अपने जीवन को देखती हूँ, तो एक मज़ा आता है। यही भावना सबसे ज़्यादा आपके उसमें प्रधान रहती है। हमारे दोस्त यहाँ पे जो आए हुए हैं इनका मैं आपसे संक्षिप्त परिचय करा दूँ। जी। आप मुकुल वर्मा हैं प्रथम पंक्ति में। मॉर्निंग टेलीविज़न में तो आपने इन्हें देखा ही होगा, बहुत बार देखा। और उसके बाद परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं। ये किमी पंकज हैं, ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनाती हैं। प्रयाग शुक्ल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, कला समीक्षक हैं और कवि हैं। बाप रे। शकुंतला गोस्वामी जो पीएचडी कर रही हैं और संगीत साधना भी करती हैं। नमिता बनर्जी जो अभी तक अखबार में प्रोडक्शन में काम करती थी, आजकल स्वतंत्र काम कर रही हैं। उसके बाद दिनेश प्रभाकर जी हैं जो फिल्म्स डिवीज़न के संगीत निर्देशक हैं। उसके बाद शरद श्रीवास्तव हैं जो विद्यार्थी हैं, और अमिताभ वर्मा ये भी विद्यार्थी हैं। और उसके बाद सबसे आखिर में जो बैठी हैं वो सीमा जौहरी हैं जो संगीत साधना कर रही हैं। तो मुकुल जी आपसे शुरू करें। बिल्कुल आशा जी, सवाल तो बहुत से हैं आपसे करने को, लेकिन सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ वो ये कि आप जो हर रंग के गानों को बखूबी अदा करती हैं, ये बात सब लोग जानते हैं, लेकिन आपका जो सबसे नया तजुर्बा है उसके बारे में बहुत से लोगों को नहीं पता है। वो ये कि आपने मशहूर पॉप स्टार बॉय जॉर्ज के साथ मिलकर एक एल्बम निकाला है जिसका संगीत बॉय जॉर्ज और आर डी बर्मन साहब ने मिलकर दिया है। तो आपको ये तजुर्बा कैसा लगा और इसको गाने के बाद पश्चिमी संगीत और अपने संगीत में आपको क्या ख़ास फ़र्क नज़र आया? पहली बात तो ये कि बॉय जॉर्ज के साथ गाने से पहले मैंने लंदन में अपना एक इंडियन लड़का दिनेश और स्टीवन लास्कम ब्लेमॉन्ज ग्रुप करके हैं, उसमें से एक, हम तीनों ने मिलके एक वहाँ वेस्ट इंडिया कंपनी बनाई
वेस्ट इंडिया कंपनी नाम इसलिए दिया कि यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी थी। वेस्ट इंडिया कंपनी नाम देके मैंने पहला गाना वहाँ किया, आवे मारिया ओम गणेशाय नमः, और ये गाना लोगों ने बहुत पसंद किया। दूसरा था विष्णु विष्णु। विष्णु में हमने संस्कृत के ये लेके किया था, और पहला आवे मारिया में इंग्लिश और संस्कृत गणेश का स्तोत्र लिया था, और वो लोगों ने बहुत पसंद किया। इसी वजह से बॉय जॉर्ज वगैरह सब लोगों को, जितना वहाँ का पॉप ग्रुप है वो मुझे जानने लगा। और इसी तरह बाद में हमने एक और रिकॉर्ड निकालनी चाहिए जिसमें मैं हूँ, बॉय जॉर्ज और एक वहाँ की लड़की है, उसका नाम होप है। हम लोगों ने सब ये रिकॉर्ड बनाया। उसमें म्यूज़िक मैंने दिया है, बर्मन साहब ने दिया एक गाना, खुद उसने बॉय जॉर्ज ने दिया, फिर स्टीवन लास्कम ने, ऐसे सब ने मिल मिला के हमने, लेकिन वो रिकॉर्ड अभी बाहर नहीं आई है। और दूसरी एक रिकॉर्ड बाहर आई है जो कि मैंने बॉय जॉर्ज के रिकॉर्ड में एज ए फ्रेंडशिप में, मतलब उसने कहा गाओ तो मैंने गाया है, और वो रिकॉर्ड बहुत चल रहा है। जो डिस्को जाता है उनको सबको मालूम है वो गाना, हरे कृष्णा हरे हरे राम, ऐसा एक रिकॉर्ड है, बहुत सुंदर रिकॉर्ड है। उनके साथ गाते समय मुझे बड़ा मज़ा आया, क्योंकि हमने जहाँ बॉम्बे में, मतलब इंडिया में हमने देखा है कि लोग बड़े गाना सीखे होते हैं, क्लासिकल सीखे होते हैं, सब होता है। वैसे ये लोग नहीं हैं। ये लोग, उन लोगों को गाना आता है और ज़रा गाना आता है, गाते हैं, एक आध रिकॉर्ड बहुत चलता है, बहुत टॉप पे जाते हैं, फिर ये 2 साल तक ध्यान नहीं देते, फिर एक रिकॉर्ड बनाते हैं। उनका जो स्टाइल है जीवन को देखने का, जो एक तरीका है, वो अलग है हमसे। तो ऐसा कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है जो हम चाहते हैं, जो हमारे संगीत में है, इंडिया के संगीत में जो है, वो मेरा ख्याल है दुनिया में, वर्ल्ड में इतना, क्या कहना चाहिए, मुझे हिंदी बराबर नहीं आती आप लोगों जैसी, कि भरा हुआ सब चीज़ जिसमें है, ऐसा संगीत और विविधता कहीं नहीं नहीं है उसमें। जी हाँ, क्लासिकल से लेके आप कुछ भी इसमें लीजिए, गज़ल लीजिए, ठुमरी लीजिए, कजरी लीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा संगीत है। इसके जो राग रागिनियाँ हैं वो तो हज़ारों हैं, तो इसलिए हमारा संगीत बहुत बड़ा है। मैं जो सीखना चाहती थी वो मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, पर एक नया अनुभव था इंग्लिश लोगों के साथ काम करने का। आशा जी, आपने मराठी और हिंदी के अलावा दूसरी भाषाओं में भी गीत गाए हैं, और जाहिर है कि उन भाषाओं में गाने के लिए वो भाषाएं या तो आपको सीखनी पड़ी होगी, कोई रिश्ता उनसे आपको बनाना पड़ा होगा। तो वो रिश्ता आपने कैसे बनाया, जैसे मान लीजिए बांग्ला में या और दूसरी भाषाओं में? नहीं, क्या है मैं बताती हूँ। इतनी भाषा तो मैं बोल नहीं सकती हूँ, जितनी भाषा बोल सकती हूँ, जैसे मराठी मेरी मातृभाषा है, हिंदी है जैसे हमारी राष्ट्रभाषा, फिर उर्दू है, बंगाली हैं, गुजराती हैं, पंजाबी हैं। ये हमारी बहुत नज़दीक जो भाषा है वो हम बोल लेते हैं, थोड़ी बहुत बोल लेते हैं, कभी कभी गलतियाँ करते हैं। लेकिन और जैसे तमिल, तेलुगु, मलयालम, इन भाषाओं की तरफ आप जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। लेकिन हम गाते हैं सब ज़बानों में। समझने की बात जहाँ तक है कि हम पूछ लेते हैं कि भाई इनका अर्थ क्या होगा। कभी कभी तो ऐसा होता है कि गाने के तर्ज से, ट्यून से ही पता लग जाता है कि इसका भाव क्या है। ঘন ঘোরা
যায়ো না জননী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও। आशा जी, हम ये देखते हैं कि आजकल बहुत सारे गायक गायिकाएं आ रही हैं जी हाँ। और उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, जी। लेकिन उनमें वो कशिश नहीं है जो आप में और लता जी में हमें देखने को मिलती है। तो इसका क्या कारण लगता है? वो आपका प्यार होगा मेरा ख्याल। प्यार तो नहीं प्यार तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी वो कुछ चीज़ है। ऐसी कौन सी खास बातें खास हैं जो कौन कि सी बात एक कलाकार को सफल बनाने देखिए, में? पहले तो मेहनत, अपनी आवाज़ को ठीक रखना। आवाज़ ठीक रखने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। पहले तो सुबह उठ के रियाज़ करना पड़ता है। सुबह की नींद कितनी प्यारी होती है ना बच्चों को, वो छोड़ के सुबह उठ के रियाज़ करना। जितनी सुबह जल्दी आप बैठेंगे उतनी आपकी आवाज़ पक्की होगी। जैसे पढ़ाई में भी देखिए, आप परीक्षा से पहले पढ़ने बैठते हैं कि नहीं, सुबह उठ के 4 बजे। इसी तरह अगर आवाज़ को आप सुबह जल्दी लगाएंगे तो आवाज़ आपकी अच्छी होगी। दूसरी बात, आपको लैंग्वेज का थोड़ा सा तो मतलब ध्यान देना पड़ेगा। और मेहनत जो सिखा रहा है म्यूज़िक डायरेक्टर, उसको बहुत ध्यान से सुनिए। वो क्या कहना चाहता है, उसने किस भाव से गाना बनाया, उसको पहले आत्मसात कीजिए। फिर सोचिए कौन गा रहा है इसको, कौन से आर्टिस्ट गा रही है, ये भी समझ लीजिए। इस तरह हर चीज़ को देखते हुए जब आप जाएंगे तो आप अपने आप को फिर महसूस कीजिए कि आप वही आर्टिस्ट हैं। जैसे मैं महसूस करती थी कि मैं हेलन हूँ। मतलब समझने में क्या जाता है ना। तो मैं सोचती थी कि हाँ चलो मैं हेलन हूँ, या मैं नरगिस हूँ, या कोई भी आर्टिस्ट मधुबाला हूँ। तो ये सोच के जब आप गाएंगे कि वो मैं हूँ और वो गाएंगे, तो अपने आप वो गाना वैसा उतरने लगता है जैसे कि वो फिल्म पे करते हैं। जैसे कि आपने बोला कि रियाज काफ़ी ज़रूरी है, जी हाँ। लेकिन हम देखते हैं कि रियाज से कई बार आवाज़ में वो भारीपन आ जाता है, जो कि जिससे कि सब तरह का गाना मतलब इतना आसान नहीं रह रियाज भी तो मतलब रियाज कितना करना चाहिए ये भी तो। अगर आपने रियाज सही किया तो आप 8 घंटे भी अगर रियाज करेंगी, सही करेंगी तो अच्छा रहेगा। और गलत रियाज अगर आप आधा घंटा भी करेंगे तो आवाज़ चेंज हो जाएगी। और ये समझना उनके गुरु का, मतलब आपके जो सिखाने वाले गुरु हैं, उनका काम है कि ये आवाज़ किस किस्म का है, इसको कैसे सिखाना है, इस आवाज़ को कैसे ठीक करना है। थोड़ा सा आप बताएंगे कि रियाज का प्रक्रिया मैं क्या बताती हूँ है आपको। थोड़ा सा। सबसे अच्छा होता है, सुबह का राग है बिलावल, शुद्ध सुर है सारे गम पद निसा सानी धप मगरिसा। इसको अगर आप अच्छी तरह सा को पहले पकड़ के बैठिए, हम लोग तो बहुत करते थे, अब 10 मिनट भी अगर बैठे आप तो थकान आ जाती है। सही सा लगाना, फिर मंद्र सब तक नीचे नीचे जाना, आवाज़ को पक्का करना, फिर ऊपर जाना। आप जहाँ जा सकते हैं पंचम तक जाइए। ये आवाज़ का सूर्योदय से पहले आपको मंद्र सुर लगाने हैं, और जैसे सूरज निकलने लगता है फिर आप ऊपर जाके ताने वाने लेना शुरू कर सकते हैं। इससे आवाज़ अच्छी बनती है। अब देखिए, जैसे मैं अभी राग नहीं लेते, ऐसे मैं बताती हूँ कि गाना है तो ये नाभि से हम गा रहे हैं तो एकदम यहाँ से सुर निकल रहे हैं लेकिन अगर क्लासिकल में अगर बैठे हैं लड़की और वो गाना शुरू करें तो वो क्या, क्लासिकल आते वो ऐसा सोच लेते कि हमको कुछ बहुत कुछ करना है, तो शुरू ये भी करना है सीधा जा रही हूँ मैं अब ये भी तरीका है, इसमें आवाज़ ख़राब हो जाएगी। अगर ये तरीके से लड़की अगर गाना सीख रही है, लड़का सीख रहा है, तो वो लाइट गाने के लिए ठीक नहीं रहता। फिर लोग क्या कहते हैं कि क्लासिकल की वजह से आवाज़ बदल गई, तो क्लासिकल सही नहीं गाया इसलिए बदले, वो नहीं ये समझता।
नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि जिसको अपना करियर लाइट म्यूजिक का बनाना है वो अलग किस्म का रियाज करे, और जिसको शास्त्रीय संगीत नहीं जी, नहीं ऐसी बात मेरा नहीं ख्याल है कि भगवान ने जो चीज़ दी है जैसी है वैसी आप पेश करें जी। वो अच्छा है। जैसे ये यहाँ से सुर आया, सुर आया, आ ये यहाँ से जी। आया, तो यहाँ से ना गा के अगर आप सीधा गा रहे हैं तो आपके ओरिजिनल वॉइस जो है वही आएगी, उसी में आप काम कीजिए तो बदलेगी नहीं आवाज़। लेकिन आपने अगर उसको टेढ़ा मेढ़ा कर किया तो बदल जाएगी। इसमें एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, सांस का इस्तेमाल आप जैसा करती हैं, हाँ। गज़ब ढा देती हैं, और ख़ास गानों में आपने किया है, जैसे एक छोड़ दो आंचल ज़माना क्या कहेगा, उसमें एक आह आपने किया था जो नूतन जी ने गाया था, या और भी गाने जैसे रेशमी जुल्फ़ों का है, और जो पहले आपने जो चमत्कारिक गीत गाए थे, छोटा सा बालमा तिलंग की बंदिश थी रागिनी में, आपको याद होगा। इन सब चीज़ों में एक जो कॉमन चीज़ जो हम पाते हैं वो ये है कि आप मूड को तो आत्मसात करती ही हैं, साथ साथ आप शब्दों की व्याख्या भी गाने के साथ साथ करती चलती हैं, जिनकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस होती है कि उन शब्दों को उतना ही वज़न दिया जाए जितना उनकी ज़रूरत है, किस शब्द को ज़्यादा दिया जाए। ये आप के अंदर एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है या इसके ऊपर भी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं, देखिए जन्म से कोई सीख के तो आता नहीं है जी। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। तो जब हमने जब गाना शुरू किया था तब मुझे तो हिंदी बात करनी भी नहीं आती थी कि आप कैसे हैं, इतना भी नहीं हम बोल पाते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आज इतनी हिंदी हमारे जीवन में घुल गई है कि मराठी में कम बोलती हूँ मैं, घर में भी हिंदी शुरू हो जाती है। तो जब गाना शुरू किया तो म्यूज़िक डायरेक्टर जो कह रहे हैं वो किस तरह मतलब गाने में बोल कह रहे हैं, उसको गाने के साथ साथ उनकी ज़बान को भी हमें सीखना पड़ता था। जो नहीं सीखते हैं वो बहुत गलतियां करते हैं, हमने वो बहुत ध्यान से सुना है। एक बताती हूँ मैं आपको, पंजाबी तो हमारी ज़बान नहीं बिल्कुल नहीं थी। तो पंजाबी का पहला गाना आया 47-48 में, पहला पिक्चर था लच्छी और गाना था कदी चुके पुले बिब्बा साडी गली लंघ तू, अभी याद है मेरी बहुत। तो मैं सीधा गाती थी कदी पुले चुके बिब्बा साडी गली, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था इनका वज़न क्या है। तो सब लोग बोलते थे कि ये जमता नहीं है। फिर मुझे बड़ा अपमान सा लगा कि ये क्या बात है। तो वो अपने आपस में बात करते थे, जैसे शार्दुल क्वात्रा बात कर रहे हैं तो कहता है ओ भैया कितने जानता है। तो मैंने बोला भैया क्यों बोल रहा है, ये भैया क्यों नहीं बोल रहा है, ये उनकी ज़बान क्यों किस बात पे वो ज़ोर दे के बात कर रहे हैं। तो वो मैंने सुनना शुरू किया। वो सुनते सुनते पता लगा कि हाँ इनकी ज़बान में इसको बहुत महत्व है। तो कदी चुके पुले पुले, भूले के जगह पुले बिब्बा साडी गली लंघ तू, ऐसे से कुंड कुंड तो हमने कभी नहीं सुना था। वही सुनने की बात है। जैसे ऐन गैन ये तो बचपन से तो नहीं सीखा था हमने। जब हम नए नए आए तो उर्दू जब सामने कोई बोले तो सोचते थे कि ये अलग है कुछ, तो वो हमने सीखा कि कहाँ काफ बोलना है, कहाँ गैन बोलना है, ये सब बाद में हमने सीखा। और उसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी सीखा। बाकायदा हमने बिठा के गुरु से सीखा कि हमें बताइए कैसे हैं इस तरह। आपने कुछ देर पहले कहा था कि आप जिस अदाकारा के लिए गाती हैं आप सोचने लगती हैं कि आप ही वो अदाकारा हैं, जैसे हेलेन या मधुबाला। आज भी जब आप उनको गाती हैं तो आप किस तरह से स्टडी करती हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में आप किस तरह से जानने की कोशिश करती हैं? कुछ नहीं, स्टडी करने की कोई बात नहीं होती है। आप देखिए कोई भी फिल्म देख लिया, अभी मधुबाला तो हमारे सामने आके बैठती थी। वैसी एक ज़माना ऐसा था कि हर आर्टिस्ट स्टेज पे मतलब सेट पे आता था, जब गाना रिकॉर्ड होता था तो बैठे रहते थे। वो ये देखते थे कि आर्टिस्ट कैसे गा रही हैं और हम ये देखते थे कि कैसे बात कर रही हैं। तो इसलिए मधुबाला की हंसी, उनका रोना, ये सब चीज़ देखना, मधुबाला है, यमुना कुमारी है, नर्क कैसे बात करती हैं, कैसे थोड़ा सा देख लीजिए तो आपको। अब आशा पारिक कैसे बात करती थी, उनकी वॉइस कैसे, अभी जैसे नीलम है छोटी, वो कैसे बात करती हैं।
ये सब एक एक बार आप देख लेंगे तो पता लग जाता है कि बचपना क्या है, कैसे हैं। मधुबाला की हंसी बड़ी मज़ेदार थी, तो जब हंसने का आता था हमेशा मैं उसको याद करके हंसती थी। आपको गाना याद होगा, जानू जानू री कैसे काहे छन के है तोरा कंगना, उसमें जो हंसी थी, मेरा ख्याल है फिल्म में वो पहली हंसी थी जिसको मैंने वो किया था। तो गीता रॉय मेरे साथ गाने के लिए थी, मतलब गीता दत्त। तो वो कहने लगी मैं नहीं हंसती, तुम हंस, तो उसका पोर्शन भी मैंने हंसा। आशा जी, पिछले 45 साल से आप फिल्म जगत में गायिका के रूप में हैं, तो इस हिसाब से 4 दशक या 4 पीढ़ियों के साथ आपको कार्य करने का मौका मिला जी। तो हमारे जो पुराने संगीतकार थे, उनकी संगीत की विद्वता, उनकी संगीत की रचनाओं में, और जो आजकल हमारे नए संगीतकार हैं, इनमें आपको क्या डिफरेंस आपने पाया? पुराने जितने म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, वो ज़माना ही ऐसा था कि ज़्यादातर सब लोग क्लासिकल जानते थे। उन्होंने म्यूज़िक कहीं ना कहीं सीखा हुआ था और मेहनती भी बहुत थे, कम फिल्में करते थे, साल में 2 पिक्चरें 3 पिक्चरें ऐसे काम होता था, तो सोचने का वक्त भी बहुत मिलता था, हमें रिहर्सल का टाइम मिलता था। आपको मैं बताती हूँ, जैसे जयदेव जी या मदन मोहन, आज उनके साथ हमने रिहर्सल की, दूसरे दिन बुलाया गए, दूसरे दिन नया ही गाना हो जाता था, उसकी हरकतें चेंज हो जाती थी, जगह नहीं आ जाती थी। बर्मन साहब के साथ ये था, मतलब एस डी बर्मन साहब के साथ, कि वो खुद ही बोलते थे कि आशा मैं ये गाना तुम्हें सिखा रहा हूँ, अब तुम अपनी बात सोच इसमें। उनकी ज़बान भी बड़ी अजब थी, मतलब बंगाली और वो भी त्रिपुरा, तो वो श को स बोलते थे, तो बोलते थे आशा आशा तुम सोचो कि इस गाने में तुम नई चीज़ क्या कर सकती हो। अच्छी लगी तो बोलते थे बहुत अच्छा, इसको पकड़ के रखो, अच्छी नहीं लगी तो बोलते निकाल दो, ये अच्छा नहीं। मतलब हमें भी मौका मिलता था सोचने का, और वो भी सोच के जगह बनाते थे, तो वो गाना और होता था। आज हम पहुंचते हैं रिकॉर्डिंग थिएटर में और गाना वहाँ दिया जाता है, रिहर्सल होती है और रिकॉर्डिंग शुरू होता है। आजकल तो रिकॉर्डिंग मतलब डबिंग होता है। पहले हम म्यूजिशियंस के साथ गाया करते थे, अभी हम कान में हेडफोन लगा के जो म्यूज़िक होता है उसी को सुन के गाते हैं। तो पहला अस्थाई गाते हैं, फिर ठहर के फिर अंतरा गाते हैं, फिर तीसरा अंतरा गाते हैं, ऐसा हो चलता है। और अगर डुएट है तो हम सोच रहे थे कि लड़का गाने वाला है, ये यहाँ हीरो गाएगा, ये सोच के हम अपनी लाइनें गाते हैं। पहले ये होता था कि किशोर दा वहाँ बैठे हैं, मैं बैठी हूँ, माइक पे खड़े हम लोग, तो वो बोलते थे कि इसको क्या किया जाए, इसको इस तरीके से गाया जाए। मैं बोलती दादा आप ये कहेंगे तो बोलूँगी ना ना, वो बोलते थे आजा, मैं बोलती ना ना। इसी तरह हम सोच के उसको बनाते थे। म्यूज़िक डायरेक्टर से कहते थे, म्यूज़िक डायरेक्टर तो हाँ ये ठीक है, फिर वो गाने बनते थे और फिर उसका क्लाइमैक्स होता था तीसरे अंतरे में उस गानों का। अभी क्या होता है, क्लाइमैक्स तो आता ही नहीं क्योंकि एक एक अंतरा गाते हैं। इसीलिए पहले गाने जितने मन में लोगों के लग गए हैं और वो 40 साल 30 साल तक वो चल रहे हैं, आज के गाने हिट होते हैं और जल्दी भूले जाते हैं, वो दिल में लगते नहीं हैं। आशा जी, किसी सिंगर के लिए अपना गला बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? आप अपना गला अब तक जो इतनी खूबसूरती से कायम की हैं, उसके लिए आपने क्या किया? कुछ डाइट कंट्रोल, उसके टिप्स कुछ बताएं हमें। अगर आपको टॉन्सिल्स हैं तो आप ठंडा बंद कर दें, और एलर्जी है तो दही ना खाएं गले के लिए। मेरी बात है, मैं दही और ठंडा नहीं खाती हूँ, लेकिन 1 साल पुराना अचार कोई भी खाती हूँ, मिर्ची बहुत खाती हूँ और सब खाना खाती हूँ। मुझे ऐसा कुछ नहीं है कि अचार खाने से गला बिगड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी रिकॉर्डिंग या किसी बड़े कंसर्ट में जाने से पहले, म्यूज़िक कंसर्ट में जाने से पहले आप कोई ख़ास तैयारी या कुछ खास? नहीं, रोज़ सुबह हम रियाज़ करते हैं। सुबह कुछ भी हो जाए, कि अगर तानपुरा लगाने का वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि तानपुरा लगाने में बड़ी देर लगती है, तो उस वक्त हमने कैसेट बना के रखे हैं तानपुरे के। मेरे भाई हृदयनाथ मंगेशकर उन्होंने बना के दिए हैं, वो हम कैसेट लगाते हैं, कहीं पर भी जाए दुनिया में वो कैसेट लगा के बैठ के आराम से मतलब रियाज़ कर लेते हैं। आशा जी, आपने मिर्च खाने की बात कही, तो मतलब लाल मिर्च ज़्यादा या हरी मिर्च ज़्यादा?
जो मिले मिर्च जो मिल जाए। एक बारी डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम मिर्च नहीं खा सकती हो। तो क्या बोले, बिल्कुल सादा खाना। तो मैं घर गई, खाने से पहले एक मिर्च मुंह में लेके खूब चबाई, खूब मुंह जल गया, उसको थूक दिया और फिर खाना खाने बैठी। बस मुंह जल रहा था, लग रहा था खा रही मिर्च। आशा जी, एक कहावत है कि बड़ के पेड़ के नीचे कोई भी पौधा पनप नहीं सकता है। आप पर ये आरोप अक्सर लगाया जाता है कि आपके रहते नूतन कलाकारों को मौका नहीं मिलता या दिया नहीं जाता है। यह बात कहाँ तक सच है? ये आरोप हमारे ऊपर बहुत साल तक लगाया गया, मुझे और सिर्फ दीदी पे। यह आरोप न रफ़ी साहब पे लगाया गया, न किशोरदा पे लगाया गया, न गीता दत्त पे, न मुकेश पे, किसी पे भी नहीं। और आज भी किसी पे नहीं लगाया जा रहा है। ख़ास तौर पे मंगेशकर सिस्टर 2, हम दोनों पे लगाया गया। ये क्यों लगाया गया ये मैं नहीं कह सकती हूँ किस लिए लगाया गया, क्योंकि 50 साल तो दीदी गा रही हैं, मैं 45 साल तो गा रही हूँ। आने वाली जो भी लड़कियाँ थी उस ज़माने में, वो आती थी। बहुत हमारे साथ लड़कियों ने गाया, औरतों ने गाया। शमशाद बेगम गाती थी, जोहरा गाती थी, बहुत औरतें गाती थी। तो वो लोग जब आई फिल्म लाइन में और उन्होंने गाने गाए, हो सकता है प्रोड्यूसर को पसंद ना आई हो, म्यूज़िक डायरेक्टर को ना पसंद आई हो, कुछ हुआ आवाज़ में, कुछ ऐसी बात होगी जो लता मंगेशकर नहीं होगी, जो आशा भोसले नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी होगी। कहते हाथ के कंगन को आईने की ज़रूरत नहीं होती है। तो गाने वालों को ही पता लग जाता है कि मेरे में ये कमी है। हर इंसान को पता है हमारे में क्या कमी है, लेकिन इंसान जब हारने लगता है तो दूसरे को दोष देता है। तो उन लोगों ने यही किया कि जब उनको नहीं चांस मिला 2 गाने के बाद, तो उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि हमें चांस लेने नहीं देते हैं, हम करते हैं। हालांकि ना हमने कभी किसी से कहा कि किसी को लीजिए या किसी को नहीं लीजिए, क्योंकि हमें इतना वक्त ही नहीं था और ना है और ना ज़रूरत है। क्योंकि ईश्वर ने जो देना है वो देना है, नहीं देना वो नहीं देना किसी भी हालत में। ये हमारी बचपन से माँ ने हमको यही सिखाया कि भगवान ने लिख के रखा है तुम्हारा जीवन, तुम्हें अगर मिलना है तो मिलना है, नहीं मिलना है तो मैं दूंगी तब भी नहीं मिलेगा। तो इतना पक्का मन में है कि हमने ये कभी सोचा ही नहीं कि हमें कोई देता है, हम किसी को देते हैं। हमें उसने देना है और उसने सबको देना है। हम ज़रिया बन सकते हैं, हम कुछ नहीं करते। तो इसीलिए जब इन लोगों ने कहना शुरू किया तो मैंने कोशिश की, क्योंकि मैं ज़रा बोलती हूँ ज़्यादा घर में, तो मैंने कहा मैं इसका जवाब देती हूँ। तो मेरी बहन ने, बड़ी बहन ने, दीदी ने मुझे रोका, कहने लगे नहीं कोई जवाब मत दो, कोई ज़रूरत नहीं जवाब की, शांत रहो। वो मेरा शांत उसका और मेरा रहना ये हो गया कि हर एक ने लिखना शुरू कर दिया। वो समझ गए कि हम जो लिखते हैं वो सही है, इसलिए ये जवाब नहीं दे रही हैं। और खैर बम्बई में तो लोग समझ जाते हैं, लेकिन गांव-गांव में जो छोटे छोटे पत्र जाते हैं उसमें वो लोग वाकई सही क्या वो समझ नहीं सके, झूठ क्या। और ये बात सब लोगों तक हो गई कि हम लोग गाने नहीं देते लोगों को। ऐसा कभी होता नहीं है। जब मैं आई तब सब बड़े बड़े सिंगर थे, गीता थी, शमशाद थी, दीदी थी, सब लोग थे। फिर भी मुझे काम मिला। कुछ मेरे में बात होगी जब भी मिला। मैं ये नहीं कहती इनसे, मैं उनसे बहुत छोटी हूँ, लेकिन कुछ बात होगी, चाहे मेहनती होगी मेरी, मैं काम कर रही थी। अब मैं अगर कहती कि इन लोगों ने मुझे काम नहीं करने दिया तो गलत बात है। हम अपनी मेहनत से और अपने नसीब से ऊपर आते हैं। एक होती है आदमी की अपनी प्रतिभा, इनबॉर्न टैलेंट, और एक आदमी सीखता है। तो प्लेबैक सिंगिंग में क्या ज़रूरी है कि क्लासिकल संगीत सीखे ही हो? बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे सामने किशोर कुमार या मुकेश जैसे उदाहरण हैं, उन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सीखा नहीं था। देखिए, उन्होंने क्लासिकल बैठ के सारेगामा नहीं सीखा होगा, लेकिन वो जो रियाज करते थे वो शायद हम भी नहीं कर सके। नहीं, तो यहाँ मेरा मतलब सिर्फ रियाज से नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग से। देखिए, प्रॉपर ट्रेनिंग होना इसलिए अच्छा है कि आपको कल को कोई गाना मिले और आप समझ ना सके तो आपको नोटेशन कर सकते हैं। आप कहीं बैठ के राग गाना है तो गा सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग का मतलब है पहला जो फाउंडेशन है ना, जैसे 2 राग भी, एक राग भी आप सीखें लेकिन अच्छी तरह सुर लगाना सीख जाएं, सुर में गाना सीख जाएं, वो ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है आवाज़ के लिए।
साथ साथ तबले की भी ज़रूरत है, हर लय आपको आनी चाहिए। लेकिन कोई लोग ऐसे होते हैं जो भगवान उनको सिखा के भेजता है, जैसे किशोर कुमार, जैसे हमारी बड़ी दीदी 7 साल की एज में उसने कॉन्सर्ट में पिताजी के साथ बैठ के खंबावती राग गाया, मतलब ख्याल गाया था खंबावती का। मैं छोटी सामने बैठी, मैंने सुना हुआ है। तो ये भेजे हुए लोग हैं, ये पैदा हुए, मतलब कोई इसे सिखा नहीं सकता उनको। किशोरदा का ऐसा था कि वो इतना रियाज करते थे, सुबह उठ के पान खाते थे, सादा पान लेके मुंह में रख के चबाते थे, फिर आवाज़ चेंज करने की कोशिश करते थे, योडलिंग की करते थे, और बहुत सुर में गाते थे। बहुत सुर में गाने वाले आदमी थे, और कान बड़े पक्के थे, सुर समझते थे। सुर समझना बहुत ज़रूरी है, हम क्या गा रहे हैं। तो उनका रियाज बहुत था। लेकिन हर आदमी के लिए किशोर कुमार हो नहीं सकते हैं, लता मंगेशकर ने। तो हर लड़की को पहले क्लासिकल थोड़ा सीख के फिर लाइट की तरफ जाना चाहिए। एक सवाल है आशा जी, फिल्म म्यूजिक से संबंधित, कि किसी गायक को अपना आदर्श बनाने में, आइडियल बनाने में और किसी की नकल करने में क्या फ़र्क है? कहने का मतलब ये है कि पुराने दौर की कुछ गायिकाएं थीं जो कि नूरजहां के अंदाज में गाती थीं, या कुछ गायक थे जो के सहगल के अंदाज में गाते थे, और धीरे धीरे वक्त के साथ उन्होंने अपना स्टाइल डेवलप कर लिया। आज ये है कि बहुत से लोग खुले तौर पे मोहम्मद रफ़ी की या किशोर कुमार की नकल करते हैं और करते जा रहे हैं, उन्होंने अपना स्टाइल डेवलप नहीं किया है। इस दोनों में क्या फ़र्क है? फिर आप मेरे को ऐसी जगह डाके डाल रहे हैं जो मुझे कहनी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ है। मैं बताती हूँ, मुझे खुद को नकल पसंद नहीं है। कोई किसी की नकल करे मुझे पसंद नहीं, क्योंकि एक आदमी अपनी कुछ चीज़ बड़ी मेहनत से बनाता है और उसका दूसरा आदमी आके उसको उठा खा जाता है। उसके लिए बहुत बुरी होती है ये चीज़, जिसने बनाई है। अब मैंने अपनी एक स्टाइल तैयार की, अब वो स्टाइल अगर हर कोई गाने लग जाए, उसको बिल्कुल नकल करे, तो नेचुरली मेरी वो स्टाइल रहेगी नहीं। फिर मुझे नया कुछ सोचना पड़ेगा। म्यूज़िक डायरेक्टर भी कोई चीज़ बनाता है, उसको अगर कोई कॉपी करता है तो वो भी बेचारा फंस जाता है। अभी रफ़ी साहब तो है नहीं, और रफ़ी साहब की आवाज़ और किशोरदा की आवाज़ लोगों के दिल और दिमाग में छाई हुई है। तो आजकल प्रोड्यूसर क्या करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं कि कौन रफ़ी जैसा है, कौन किशोर जैसा है, उसको लाने की कोशिश करते हैं। नहीं आशीष जी, तो प्रभाव की भी बात होती है कि अगर मुझे आपका गाना बहुत पसंद है या किसी और गाने वाले को, तो शायद बिना चाहे हुए वो स्टाइल में, उस अंदाज में गाने लगे। तो ये एक और सी बात होती है, जैसा कि बड़े बड़े गायकों ने भी शुरू में ऐसा किया और बाद में स्टाइल उनका बदला। जब मैं एक ही बात कहती हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो अपनी बहन जैसा गा सकती थी, क्योंकि मैं उसकी सगी बहन हूँ, वही आवाज़ वही सब था। मैंने क्यों चेंज किया? हर इंसान को ये सोचना चाहिए क्यों चेंज किया। इसलिए कि अगर मैं उसके जैसा गाती तो वो तो ऑलरेडी लता मंगेशकर बन चुकी थी। लोग कहते कि अगर लता है तो हम उसकी नकल को क्यों लें। एक तो पहली बात। दूसरी बात, लोग ये कहते हैं कि लता से थोड़ा कम गाई, इसका मतलब मेरे अपनी पहचान ही नहीं रहती। अपनी पहचान के लिए मुझे अपना गाना अलग करना चाहिए। ये छोटे एज में मेरे के दिमाग में आया कि मुझे अपना गाना अलग करना है, आवाज़ अलग करना है, वरना लोग मुझे हमेशा कंपैरिजन में डालेंगे और मुझे वो जाना नहीं है। मेरा गाना मेरा है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना बच्चा काला हो, कैसा भी हो, वो अपना होता है। दूसरे का गोरा बच्चा भी नहीं चाहिए, क्योंकि अपना अपना ही होता है। तो मेरी जो स्टाइल है वो मेरी अपनी स्टाइल है। उसको लोगों ने बुरा कहा है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन वो मेरी अपनी स्टाइल थी। बुरा तो किसी ने नहीं कहा है, ना कोई कह सकता है वो तो बात बड़ी दूसरी है। लेकिन एक अपनी स्टाइल बनाना बहुत अच्छा है। कभी कभी मैं दीदी की नकल करती हूँ, मैं गा के बताती हूँ कि दीदी ऐसा गाती है, मुझे मालूम है क्योंकि वो हमारे घराने का गाना है। लेकिन मुझे लगता है कि अपनी खुद की पहचान बहुत अच्छी होती है। तो हर लड़की को, सीखने वाले को अपनी पहचान रखनी चाहिए। इसी में आशा जी एक सवाल उठता है, जैसे आपने कहा कि अपनी पहचान आपको बनानी है और आपने हर गाने में अपनी छाप छोड़ी है। कई बार क्या आप लगता है कि किसी गाने के बाद आप इतना भावनात्मक, इमोशनली उसमें इन्वॉल्व हो गई हो कि उसका असर काफ़ी देर तक आपके जहन में रहा हो? जी, आज तक है एक गाने का असर। कौन से वाले का? आप तो जानते हैं कि मैंने बहुत जल्दी शादी की और घर छोड़ के मैं चली गई, और मैंने अपने, एक ही हमारा भाई है, हम 4 बहनें हैं जी, और बड़ी मन्नतों के बाद हुआ लड़का है हमारा भाई, अभी जिसने लेकिन फिल्म बनाई और जिसको अवार्ड्स मिले, हृदयनाथ मंगेशकर। तो उससे मैं बहुत साल दूर रही, और जब एक गाना था और मैं उससे मिली नहीं थी। और बचपन में क्या होता है कि सारे घर में, बड़ी लंबी कहानी, आपको टाइम नहीं, बिल्कुल आप आराम से बताइए।
घर में सबसे घर में मैं ज़रा धट्टी कट्टी मोटी और लड़की थी, तो माँ आते जाते कहती थी उसको संभाल, उसको उठा, उसको लेके घूम। और वो बीमार था पैर से, तो हर वक्त मैं उसको गोद में लेके दिन भर घुमा करती थी। तो उसका मेरा ऐसा ये हो गया था कि जैसे माँ होती बच्चे को लेके रहती है, ऐसे मैं उसको लेके घूमती थी, उसका हर काम करती थी। और मैं जब चली गई तो मुझे मेरा बेटा भी हुआ, लेकिन उसको देख के मुझे उसी भाई की याद आती थी। तो एक दिन गाना मुझे आया, तो मैं गाना गा रही थी जैसे गाते हैं, तो बर्मन साहब सिखा रहे थे बार बार कहते थे कि तू ठीक नहीं गा रही, ठीक नहीं गा रही। तो मैंने कहा दादा क्या करूं, कितनी देर से तो गा रही हूँ। तो उनको क्या दिमाग में आया, माइक पे खड़े थे, कहने लगे तुम्हारा भाई नहीं है क्या, तुमको भाई की अपनी याद वाद आती कि नहीं। उन्होंने ये कहना था और मैं वहीं रोना शुरू हो गया मेरा। कहने गाना गाओ अभी, और चले गए उधर से। मैं अब के भेस भैया को बाबू सावन में लीजो, जब ये गाना मैं अभी भी मैं अगर वो गाना शुरू करूँगी रोना शुरू हो जाता है। थोड़ा गुनगुनाएंगे? नहीं अभी मैं रोऊंगी तो मुश्किल हो जाएगी। अच्छा आशा जी, एक सवाल था कि ये जब संगीतकार किसी गाने की तर्ज बनाते हैं और आपको कहते हैं गाने के लिए, तो कभी आपको ऐसा लगता होगा कि ये टुकड़ा मतलब दूसरी तरह से लिया जाए, जो आप सोचती हैं ठीक है तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आप उसको चेंज कराती हैं? अभी नहीं करते हैं, पहले करते थे हम लोग। पहले जैसे कोई तान आई या कोई शेर है या कोई ऐसा कोई बात होती थी तो हम बोलते थे ऐसा करें इसको। ये रवि म्यूजिक डायरेक्टर थे, उन्होंने एक गाना किया था तो 3 अंतरे एक जैसे थे, तो मैंने कहा रवि साहब दूसरा अंतरा बदल दीजिए ना। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो बदलते हैं, तो बदल दिया। ऐसे बहुत से बातें होती थी कि वो लोग सुनते थे और कर देते थे। अब क्या हो गया है कि म्यूज़िक डायरेक्टर अपना काम तैयार करके लाते हैं और रिकॉर्ड कर देते हैं, और उसके बाद हम जाके सिर्फ उसको गा देते हैं। अब हमें ये लाइन 2 बार गानी है तब भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि पहले रिकॉर्ड हो चुका होता है, तो वो बात अब नहीं रही, स्कोप नहीं है अब नहीं। तो अभी हम कहते हैं कि ये गाना बहुत अच्छा है, मैं म्यूजिशियन के साथ ही गाऊंगी, तब वो होता है। आशा जी, आपने बहुत से गीत सुने होंगे और आपको ये एहसास हुआ होगा कि ये गीत अगर आप गाती तो इससे बेहतर गाती, पर क्या कभी आपने ऐसा गीत सुना है कोई जिसको सुन के लगा हो कि आप इस गीत को इससे बेहतर नहीं गा सकते? मैंने ऐसे कभी किसी और के गाने के लिए नहीं कहा, सोचा कभी, लेकिन दीदी के गाने सुन के मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये गाना कैसे गाया है, कैसे गाया जा सकता है। और जैसे उसका आजारे परदेसी गाना मेरा बहुत पसंद का गाना है, वो जब मैं सुनती हूँ या उसके गाने जब सुनती हूँ तो मुझे लगता है ये गाना इसी के लिए बना, इसी के गले का गाना, ये फिट गाना है, इसको कोई टच करेगा तो ये बिगड़ जाएगा। लेकिन आपको एक बात बताती हूँ, हमारे में एक बचपन में कहते थे कि एक ज़मीन ऐसी होती है जिस पे पैर देने के लिए भगवान भी डरते हैं, लेकिन उस जगह पे मूर्ख फट से पैर रख देता है। आजकल ऐसा होता है कि उसके गाने को फट से कोई भी गा देता है, और आजकल हुआ है ना कि उसको क्या बोलते हैं, वर्जन रिकॉर्ड कुछ बनाते हैं ना, फट 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 दीदी के गाने गा रहे हैं सब और सुनते हैं लोग। तो तब मैं सोचती हूँ कि ऐसी ज़मीन पे पैर रख रहे हैं कि जिसको टच नहीं करना चाहिए, तो वो याद आता है कि मूर्ख पैर रख देते हैं। आशा जी, हम आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे। क्या आपकी दिनचर्या में एक आम गृहिणी की परेशानियां भी शामिल हैं? एक आम गृहिणी जो सब्ज़ी क्या बनेगी इसकी परेशानी में वो मुब्तला रहती है, या एक आम गृहिणी जो बाई नहीं आई है इसके टेंशन में मुब्तला रहती है? आपकी दिनचर्या क्या है? मैं एकदम, आप अपने घर में माँ को देखा होगा आप लोगों ने, वो कैसे घर में काम करती है, वैसे हमारा जीवन है। बिल्कुल साधारण मिडिल क्लास फैमिली का जैसा जीवन होता है वैसे हमारा जीवन, मतलब मेरा खास तौर पर। क्योंकि कितना भी पैसा हो या कितना भी काम हो, औरत को घर संभालना ही पड़ता है। अगर औरत नहीं घर संभालेगी तो घर रहता ही नहीं, क्योंकि आदमी तो संभाल नहीं सकते, ना बच्चे संभाल सकते हैं, ना नौकर संभाल सकते हैं, जिनको अपनापन सिर्फ औरत ही रख सकती है घर में। घर औरत से होता है, आदमी से नहीं। तो मुझे सुबह उठना है जल्दी, अपना रियाज़ करना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है। मेरी लड़की बहुत ही तूफ़ानी थी, तो मैं उसको घर से उठा के हाथ में पकड़ के रखती थी, गाड़ी से उतर के, और जैसे हिलग्रीन स्कूल आया बॉम्बे का, तो स्कूल के दरवाजे से उसको मारते मारते ले जाके उसको बिठा देती थी ताकि इसको शर्म आए बच्चों के सामने। लेकिन वो भी इतनी ढीठ थी, 2-3 महीने उसने मुझे ऐसे ही करने पे मजबूर किया।
और फिर उसको स्कूल छोड़ना, दोपहर का उनका डब्बा देखना, घर बराबर पहुँचे कि नहीं शाम को उसका ख्याल करना, बीमार पड़ जाए तो रिकॉर्डिंग में से वापस आके उनको देख के फिर वापस रिकॉर्डिंग में जाना, ये सब काम मुझे करने पड़ते हैं। अभी भी इस समय भी घर में क्या सब्ज़ी बनी है, क्या लाए हैं, महीने का सामान आया कि हर चीज़ देखनी पड़ती है। आज जब आपके बच्चे बड़े हो गए हैं तो आपका क्या इंटरेक्शन है उनसे? क्या मतलब? माने किस तरह का आपका संबंध क्या है? हमारी ज़बान में बहुत सब बातें हैं ना। मेरा उनका संबंध एकदम आप समझ लीजिए कि फ्रेंड्स जैसा है, जैसे भाई बहन होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, ऐसा है। क्योंकि बचपन से ही एक मेरा अपना एक सोचने का स्टाइल है कि किसी को कुछ कहना ही नहीं कि तुम ऐसा करो वैसा करो, ये क्यों नहीं किया वो क्यों किया, इसमें बहुत बिगड़ जाती है बातें। तो वो जैसा चलते हैं सिर्फ जाते जाते बोल देने का, कह रहे यहाँ मत रखो, ये ख़राब हो जाएगी टेबल तो नहीं लानी पड़ेगी, इतना बोल के आप चले जाइए। अगर उनके समझ आ गई तो ठीक है, नहीं आई तो नहीं। लेकिन मुझे मालूम होता है कि मैंने आज बोला है उसके 6 साल की उम्र में, वो 40 साल में ये अपने घर वालों को कहने वाली है ये बात। और वो असर होता ही है, लेकिन मैं पकड़ के उसको बोलूँ ये सफा कर, वो कभी नहीं करेगी। आशा जी, हम बहुत आभारी हैं आपके कि आज आपने हमारे बीच में बैठ कर के इतनी अंतरंग बातचीत की, हमें आपके बारे में जानने का मौका मिला। वैसे आपकी आवाज़ तो हमारे कानों में अमृत हमेशा घुलती रहती, लेकिन इतना कुछ गाने के बाद भी कोई ना कोई ऐसा गाना तो होगा ही जो आज भी आपको सबसे प्रिय हो। तो क्या हम आपसे इतनी प्रार्थना करें कि आप थोड़ा सा उसे गुनगुना दें? गाने तो बहुत हैं और मेरे सारे गाने, जैसे मेरे बच्चे मुझे प्रिय हैं वैसे गाने भी मुझे प्रिय हैं। लेकिन जीवन के टेढ़े मेढ़े रास्ते, दुख भरे रास्ते काटते काटते मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा मुझे ये गाना पसंद है कि ये भरत व्यास जी ने लिखा था और उन्होंने तभी कहा था कि ये तुम्हारे लिए है। गीत कितने गा चुके हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए। गीत कितने गा चुके हूँ इस सुखी जग के लिए, आज रोने दो मुझे पल एक अपने भी लिए।